हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूएम ऐप। अगर आप कोडिंग करते हैं, टेस्ट ऑटोमेशन बिल्ड करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या डेवलपमेंट फील्ड में है, तो चांसेस है कि आपने रिसेंटली क्लाउड कोड का नाम ज़रूर सुना होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट समझ लेता है और कुछ लोगों ने तो अपना कंप्लीट वर्कफ्लो ही क्लाउड पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन बिगिनर्स के माइंड में हमेशा कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि क्लाउड कोड एक्चुअली है क्या? ये क्लाउड चैट से अलग कैसे है? कौन सा प्लान लेना चाहिए? वीएस कोड के साथ सेटअप कैसे होता है? और थिंकिंग मोड, मॉडल्स और परमिशन का रियल यूज क्या है? इस वीडियो में हम क्लाउड कोड को बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे, इंस्टॉलेशन से लेकर एडवांस फीचर्स तक। हर कंसेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्लाउड कोड एक्चुअली है क्या। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो क्लाउड कोड एक एआई असिस्टेंट नहीं बल्कि एक एआई कोडिंग एजेंट है। ये सिर्फ कोड जनरेट नहीं करता बल्कि आपके पूरे प्रोजेक्ट के साथ काम करता है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट ओपन करते हो, क्लाउड उसका स्ट्रक्चर समझना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए जब आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो तो रिस्पॉन्स सिर्फ उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर मिलता है। अगर एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं तो सपोज आप किसी नए प्रोजेक्ट में ज्वाइन हुए हो। आप क्लॉड से सिर्फ इतना बोलते हो कि एक्सप्लेन दिस प्रोजेक्ट। क्लॉड प्रोजेक्ट एनालाइज करता है और बताता है कि प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, इम्पोर्टेंस फोल्डर के पर्पस क्या है और एप्लीकेशंस का ओवरऑल फ्लो कैसे काम करता है। और इसी वजह से क्लाउड कोड सिर्फ चैटबॉट नहीं बल्कि एक डेवलपमेंट असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये प्रोजेक्ट्स को समझता है, सजेशन देता है और ज़रूरत पड़ने पर मल्टीपल फाइल्स एडिट भी कर सकता है। तो अब सवाल आता है कि इतने सारे एआई टूल्स होने के बाद भी डेवलपर और क्यूए इंजीनियर्स क्लाउड कोड पर स्विच क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग। मोस्ट एआई टूल्स सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट को समझते हैं, लेकिन क्लाउड कोड आपके प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट भी समझता है। ये देख सकता है कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, फाइल्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है और आप किस फीचर पर काम कर रहे हैं। एक और रीजन है, क्लाउड कोड सिर्फ सजेस्ट नहीं करता, ये मल्टीपल फाइल्स में चेंजेस भी प्रपोज कर सकता है और हर चेंजेस अप्लाई करने से पहले आपसे परमिशन भी लेता है। इसीलिए आपके पास हमेशा कंट्रोल रहता है। तो अगर आप बिगिनर हैं और क्लाउड कोड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप फ्री प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली डेवलपमेंट, क्यूए ऑटोमेशन या फिर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो आप प्रो प्लान ले सकते हैं। और अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट्स, हैवी एआई यूसेज या मल्टीपल रिपोजिटरीज के साथ काम करते हैं तो आप मैक्स प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन एकदम सिंपल है। इसमें लर्निंग के लिए फ्री प्लान है, रेगुलर प्रोफेशनल वर्क के लिए प्रो प्लान और हैवी यूसेज के लिए मैक्स प्लान। करंट प्राइसिंग और यूसेज लिमिट्स टाइम के साथ चेंज हो सकती है, इसीलिए लेटेस्ट डिटेल्स हमेशा ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर ही चेक कर लेना है आप। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्लाउड कोड वीएस कोड के लिए बेटर क्यों है। क्लाउड कोड टेक्निकली अलग अलग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा वीएस कोड ही रहेगी। रीजन एकदम सिंपल है, वीएस कोड लाइट वेट है, मोस्ट डेवलपर्स और क्यूए इंजीनियर्स इसी एडिटर को यूज करते हैं और क्लाउड कोड का इंटीग्रेशन भी यहाँ काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। एक्सटेंशंस इंस्टॉल करना, प्रोजेक्ट को ओपन करना और क्लाउड के साथ इंटरैक्ट करना, सब कुछ डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर ही हो जाता है। और इसीलिए इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में हम वीएस कोड यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्लाउड कोड को वीएस कोड के अंदर इंस्टॉलेशन करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हमें क्लाउड को डाउनलोड करना होगा। तो अब हम यहाँ पे ब्राउज़र में क्लाउड को डाउनलोड करेंगे और यहाँ से अब हम उसे साइन इन करेंगे। मैंने ऑलरेडी साइन इन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, लेकिन आप साइन इन का प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। साइन इन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए
फिर सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके सिस्टम में वीएस कोड अवेलेबल है या नहीं, और आपका क्लाउड अकाउंट भी रेडी होना चाहिए। अब वीएस कोड के अंदर व्यू से हम जाएंगे एक्सटेंशंस में, और एक्सटेंशन में हम यहाँ पे अब क्लाउड को सर्च करेंगे। हमें यहाँ पर ये क्लाउड कोड फॉर वीएस कोड को सिलेक्ट करना है और इसे अब हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए, क्लॉड यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और जब आप क्लॉड इंस्टॉल करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान सिलेक्शन के लिए पूछेगा। मेरे में ये ऑलरेडी सब सेटअप रेडी था, इसलिए यहाँ पर मुझे डायरेक्ट चैट आ गई है। लेकिन आपको यहाँ पे प्लान पूछेगा, तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे अभी सब्सक्रिप्शन प्लान है। और आपके प्लान सिलेक्शन और साइन अप प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपका क्लाउड है वो वीएस कोड के साथ कनेक्ट होगा। तो चलिए अब एक कंफ्यूजन भी क्लियर कर देते हैं कि क्लाउड चैट और क्लाउड कोड सेम है या फिर डिफरेंट। तो आंसर है कि ये एकदम डिफरेंट है। क्लॉड चैट एक एआई चैटबॉट है जहां आप क्वेश्चंस पूछते हैं, कोड जनरेट करते हैं और किसी टॉपिक को समझते हैं। वहीं क्लॉड कोड डायरेक्टली वीएस कोड के साथ इंटीग्रेटेड होता है और वो उसी के साथ काम करता है। ये सिर्फ प्रॉम्प्ट ही नहीं समझता, बल्कि आपके पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट भी समझता है। ये नए फाइल्स और फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर मल्टीपल फाइल्स में चेंजेस भी सजेस्ट कर सकता है और पूरे प्रोजेक्ट्स के साथ रियल टाइम में काम कर सकता है। इसी वजह से क्लाउड कोड सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक्चुअल डेवलपमेंट वर्कफ्लो का हिस्सा बन जाता है। एक सिंपल रूल को याद रखिए इसमें। अगर आप लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग या क्विक क्वेश्चंस के लिए एआई यूज कर रहे हैं, तो क्लाउड चैट बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आप रियल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो क्लाउड कोड बेटर चॉइस रहेगी। तो अब जब आपको क्लाउड कोड और क्लाउड चैट का डिफरेंस समझ आ गया है, तो अब समझते हैं क्लाउड कोड का इंटरफेस। तो फिर यहाँ से आप क्लाउड कोड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और ऑलमोस्ट हर फीचर इसी पैनल से एक्सेस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है चैट पैनल। यहाँ पर आप अपने प्रॉम्प्ट्स लिखते हो, क्वेश्चंस पूछते हो और क्लाउड के साथ पूरा इंटरेक्शन करते हो। सिंपल वर्ड्स में आपका पूरा एआई वर्कफ्लो इसी सेक्शन से मैनेज होता है। इसके ऊपर अब अगर यहाँ पे आप इस स्लैश पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और उनमें से ही एक है मॉडल। यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हाइकू, सोनेट या ओपस जैसे डिफरेंट मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो आप। इन तीनों मॉडल के बीच क्या डिफरेंस है और किस सिचुएशन में कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए, ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। और इसी के साथ थिंकिंग और एफर्ट की सेटिंग्स भी अवेलेबल है यहाँ पर। इनसे आप डिसाइड कर सकते हैं क्लाउड किसी टास्क में कितनी डेप्थ में एनालाइज कर सकता है। और उसके बाद अगर आप किसी फाइल्स या फोल्डर के बारे में स्पेसिफिक बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप @ टाइप करके उस फाइल को डायरेक्टली प्रॉम्प्ट में इंक्लूड कर सकते हो। इससे क्लाउड को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आप किस फाइल की बात कर रहे हैं। अगर आपने पहले भी क्लाउड कोड यूज किया है, तो हिस्ट्री सेक्शन से पुरानी कन्वर्सेशंस आप दोबारा ओपन भी कर सकते हो। इससे सेम डिस्कशन को कंटिन्यू करना काफी इजी हो जाता है। फिर अगर अब हम आगे देखें, तो क्लाउड में कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स भी अवेलेबल है, जैसे कि हेल्प, जिससे अवेलेबल कमांड्स देख सकते हैं आप। और आता है कन्फिग, जहां से क्लाउड कोड की सेटिंग्स मैनेज की जा सकती है। इन दोनों को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो ये था क्लाउड कोड का बेसिक इंटरफेस। अब जब आपको पता है कि हर इम्पोर्टेंट ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है, सही थिंकिंग,
मॉडल और एफर्ट सेटिंग को चूज करना ताकि आप बेटर रिजल्ट्स के साथ अननेसेसरी टोकन यूजेज भी अवॉइड कर सकें। तो चलिए अब डिटेल में इन सबको समझते हैं। यहाँ आपको बस दो चीज़ों का डिसीजन लेना होता है। पहला है कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है और दूसरा थिंकिंग और एफर्ट का लेवल कितना रखना है। अगर ये दोनों सेटिंग सही चूज करते हो तो एआई से बेटर रिजल्ट्स भी मिलते हैं और अननेसेसरी टोकन यूसेज भी अवॉइड होते हैं। तो चलिए इसे अब हम एक रियल कंपनी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज की प्लेराइट ऑटोमेशन टीम है और हमें स्क्रैच से एक नया प्लेराइट फ्रेमवर्क बिल्ड करना है। अब ऑब्वियसली मैं हर काम एक ही इंजीनियर को नहीं दूंगी। हर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। क्लाउड कोड भी बिल्कुल इसी तरह काम कर। अगर पहला एग्जाम्पल देखें तो प्रोजेक्ट अभी ही स्टार्ट हुआ है। अब हमें डिसीजन लेना होगा कि फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसा होगा या फिर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करना है या नहीं, फिक्चर्स कैसे बनेंगे, रिपोर्टिंग कौन सी यूज होगी, CI/CD कैसे इंटीग्रेट होगा। ये प्लानिंग और आर्किटेक्चर का काम है। कंपनी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक लीड या फिर ऑटोमेशन आर्किटेक्ट की होती है। इसीलिए यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगी ओपस मॉडल और हाई थिंकिंग, क्योंकि मुझे एआई से सिर्फ कोड नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट आर्किटेक्चर और प्लानिंग चाहिए। तो चलिए इसका यूज कर कर अब फ्रेमवर्क तो रेडी हो गया है। अब एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, जैसे कि लॉगिन ऑटोमेशन लिखना है, साइन अप ऑटोमेशन करना है, एपीआई टेस्ट ऐड करने हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को रेडी करना है और आगे एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस को भी मेंटेन करना है। और ये जो सारे वर्क है वो डेली डेवलपमेंट का काम होता है और इसीलिए यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगी मॉडल सोनेट और थिंकिंग लेवल मीडियम, क्योंकि मुझे फास्ट भी काम करना है और क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। एंड बिलीव मी 90% टाइम आप सोनेट ही यूज करोगे। अब आगे देखें तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक प्लेराइट टेस्ट फेल हो गया है और एरर आई है कि टाइम आउट एरर या फिर लोकेटर नॉट फाउंड एरर। अब इसके लिए टेक लीड को थोड़ी बताएंगे हम, बस किसी फास्ट इंजीनियर को बोलेंगे कि भाई एक बार देख के बता कि इशू क्या है। इसीलिए यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगी हाइकू मॉडल और थिंकिंग लेवल लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ एरर समझना है और फिर छोटा सा फिक्स करना है। तो बस इतना रूल याद रखिए कि अगर फ्रेमवर्क बिल्ड करना है तो ऑपस मॉडल के साथ हाई थिंकिंग रखिए, या फिर डेली कोडिंग करनी है तो सोनेट मॉडल या मीडियम थिंकिंग रखनी है, और अगर कोई क्विक एरर या फिर डिबगिंग फिक्स करनी हो तो हाइकू मॉडल के साथ लो थिंकिंग रखना बेस्ट ऑप्शन है। और बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि टोकन यूजेज क्या है। आपने कई बार एआई यूज करते वक्त ये मैसेज जरूर देखा होगा, यू हैव रिच्ड योर यूसेज लिमिट या फिर टोकन लिमिट रिच्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में आप एआई को जो प्रॉम्प्ट भेजते हो और एआई जो रिस्पॉन्स देता है, दोनों मिलकर टोकन कंज्यूम करते हैं। और जितना ज्यादा एआई का यूज करोगे उतना ही आप अपनी अवेलेबल यूसेज कंज्यूम भी करोगे। तो अब सोचिए कि अगर कंपनी में लॉगिन पेज का एक छोटा बग आता है और हर बार आप टेक लीड को ही बुला लेते हो तो उसका पूरा दिन छोटे छोटे कामों में ही निकल जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप हर प्रॉम्प्ट के लिए ओपस या फिर हाई सिलेक्ट करोगे तो अननेसेसरी पावरफुल मॉडल यूज होगा। स्मार्ट डेवलपर्स हमेशा राइट मॉडल और राइट थिंकिंग चूज करते हैं। इससे एआई भी एफिशिएंटली काम करता है, आपका टाइम भी बचता है और अननेसेसरी यूजेज भी अवॉइड होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी क्लाउड कोड को यूज करना स्टार्ट कर चुके हो तो दो टर्म्स आपने बार बार सुनी होगी, जो है मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट। और ऑनेस्टली क्लाउड कोड को अच्छे से समझाने के लिए इन दोनों कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाउड कोड की इंटेलिजेंस सिर्फ उसके मॉडल की वजह से नहीं आती, बल्कि उस इंफॉर्मेशन की वजह से भी आती है जो उसके पास अवेलेबल होती है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में एक नया डेवलपर ज्वाइन करता है। आप उससे सिर्फ इतना बोलते हो कि लॉगिन फीचर्स में बग फिक्स कर दो। अब उस डेवलपर के पास कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, उसे नहीं पता
कि प्रोजेक्ट्स किस टेक्नोलॉजी में बना है, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है, ऑथेंटिकेशन कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो फिर ऑब्वियस है कि सबसे पहले वो प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करेगा और ज़रूरत पड़ने पर क्वेश्चंस भी पूछेगा। तो इसी एग्जाम्पल का रेफरेंस लेकर आप इमेजिन करिए कि वही डेवलपर पिछले 6 महीनों से उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब अगर आप सिर्फ बोलते हैं कि लॉगिन वाला इश्यू देख लो, तो उसे ऑलमोस्ट सब कुछ समझ आ जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि उसके पास उस प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लाउड कोड भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जितना बेटर उसे कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा, उतनी ही बेटर उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और उतने ही एक्यूरेट उसके रिस्पॉन्स भी होंगे। अब एक चीज क्लियर कर देते हैं कि मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि इस वक्त क्लाउड के पास इस टास्क के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि करंट कन्वर्सेशन, प्रोजेक्ट की रेलेवेंट फाइल्स, फोल्डर स्ट्रक्चर, टर्मिनल आउटपुट्स और बाकी इंफॉर्मेशंस जो उस टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। और देखिए, आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का यूसेज भी देख सकते हैं कि किस फाइल ने या फिर किस कैटेगरी ने कितने टोकन्स यूज किए हैं। और वही अब मेमोरी को देखते हैं। मेमोरी का काम होता है ऐसी इंफॉर्मेशन को याद रखना जो फ्यूचर इंटरैक्शंस में भी यूजफुल हो सकती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो आप मोस्टली प्लेराइट प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, या आप टाइप स्क्रिप्ट प्रेफर करते हैं, या आप किसी स्पेसिफिक कोडिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर क्लाउड को ये प्रेफरेंस याद है, तो आपको बार बार वही इंस्ट्रक्शंस दोबारा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कॉन्टेक्स्ट बताता है कि क्लाउड को किस वक्त क्या पता है, और मेमोरी बताता है कि क्लाउड को पहले से क्या याद है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली बनता कैसे है। जब आप क्लाउड कोड किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं, तो क्लाउड सिर्फ एक फाइल देखकर आंसर नहीं देता आपको। वो जरूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट्स के रेलेवेंट फाइल्स को एनालाइज करता है, फोल्डर स्ट्रक्चर को समझता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देखता है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकता है, डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करता है और फाइल्स के बीच के रिलेशन भी समझने की कोशिश करता है। और इसी प्रोसेस को हम प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, अगर आपके प्रोजेक्ट में 1000 फाइल्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाउड हर बार सारी फाइल्स को रीड करता है। वो टास्क के अकॉर्डिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करता है। मान लीजिए अगर आप बोलते हैं कि लॉगिन एपीआई टेस्ट फेल हो रहा है, तो क्लाउड कोड ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फाइल्स देखेगा, एपीआई टेस्ट देखेगा, कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा और अगर ज़रूरत हुई तो टर्मिनल आउटपुट भी एनालाइज करेगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि शॉपिंग कार्ट पेज का यूआई इम्प्रूव करना है, तो उसका फोकस कंप्लीटली डिफरेंट फाइल्स पर होगा। और इसी वजह से सेम प्रॉम्प्ट और सेम मॉडल दो अलग प्रोजेक्ट्स में कंप्लीटली डिफरेंट क्वालिटी के रिस्पॉन्स दे सकते हैं। डिफरेंस मॉडल का नहीं है, डिफरेंस उस कॉन्टेक्स्ट का होता है जो क्लाउड उस प्रोजेक्ट से गैदर कर पाता है। लेकिन एक क्वेश्चन है जो अभी भी बचता है, क्या हम क्लाउड को अपने प्रोजेक्ट के रूल्स और इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, जैसे कोडिंग स्टैंडर्ड्स, फोल्डर स्ट्रक्चर या टीम के वर्किंग गाइडलाइंस? बिल्कुल दे सकते हैं। और उसके लिए क्लाउड कोड एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जो है cloud.md। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या है और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में इसे कैसे यूज किया जा सकता है। हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की अपनी वर्किंग स्टाइल होती है। कहीं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो होता है, फीचर फोल्डर स्ट्रक्चर, कहीं कमेंट्स लिखने के स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं, और कहीं हार्ड कोडेड वैल्यूज यूज करना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं होता। ये सारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रूल्स हर बार कोड देखकर समझना पॉसिबल नहीं होता, और हर टास्क के साथ उन्हें प्रॉम्प्ट में लिखना भी प्रैक्टिकल नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है cloud.md। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझे तो cloud.md एक इंस्ट्रक्शन फाइल है जिसमें आप क्लाउड को अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ताकि हर बार सेम इंस्ट्रक्शन रिपीट ना करनी पड़े। अगर एग्जाम्पल देखें तो हम क्लाउड को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं,
इस प्रोजेक्ट के लिए दैट अवॉइड हार्ड कोडेड वेट्स एंड कीप इट सेव ऑन योर साइड। तो हर बार ये सारी गाइडलाइंस प्रॉम्प्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लॉड उन इंस्ट्रक्शन को कंसीडर करके ही रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखिए कि claude.md कोई प्रोग्रामिंग फाइल नहीं है और ना ही ये क्लॉड को फोर्स करती है कि वो हर इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली फॉलो करे। इसका पर्पस है कि क्लॉड को प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशंस समझे ताकि जनरेटेड कोड प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग कन्वेंशंस के साथ कंसिस्टेंट रहे। अगर एक ही रिपोजिटरी पर मल्टीपल डेवलपर्स या क्यूए इंजीनियर्स क्लॉड कोड यूज कर रहे हैं तो claude.md कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में काफी हेल्प कर सकती है। यानी चाहे प्रॉम्प्ट किसी ने भी लिखा हो, क्लॉड प्रोजेक्ट के डिफाइंड स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर काम कर सकता है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर क्लॉड प्रोजेक्ट रीड कर सकता है और फाइल्स एडिट भी कर सकता है तो क्या वो बिना पूछे कुछ भी चेंज कर देगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये एक एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। तो सोचिए कि अगर क्लॉड को बिना किसी कंफर्मेशन के प्रोजेक्ट मॉडिफाई करने की परमिशन मिल जाए तो एक गलत प्रॉम्प्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग भी अननेसेसरी चेंजेस कर सकती है। और इसीलिए क्लॉड कोड में एक परमिशन सिस्टम दिया गया है। जब भी क्लॉड कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करना चाहता है जो आपके प्रोजेक्ट या सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करे, वो सबसे पहले आपसे परमिशन मांगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट करना है, कोई नई फाइल क्रिएट करनी हो, टर्मिनल में कोई कमांड एग्जीक्यूट करना हो या गिट से रिलेटेड कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, तो क्लॉड पहले अप्रूवल मांगेगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं उसे इंस्ट्रक्शन दूंगी कि रिमूव टेस्ट केस 1 एंड आस्क फॉर माई परमिशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे वो हमसे परमिशन मांग रहा है। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिले हैं। यस रिमूव इट, यस रिमूव एंड अपडेट क्लॉड एमडी, नो कैंसिल या फिर अदर। अदर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको रीजन देना होगा। या फिर कुछ सिचुएशन ऐसे भी होती है जहाँ आपको ऑटो एक्सेप्ट या फिर ऑलवेज अलाउ जैसे ऑप्शंस भी मिलते हैं। आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे ऑप्शंस चेंज होते रहेंगे। लेकिन यहाँ एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आता है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये परमिशन प्रेफरेंस बार बार सेट ना करनी पड़े या मैं अपनी वर्किंग स्टाइल के हिसाब से इन्हें कॉन्फ़िगर करना चाहती हूँ, तो ये सेटिंग सेव कहाँ होती है? तो इसके लिए क्लॉड कोड एक लोकल कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करता है जो है setting.local.json। ये फाइल बेसिकली आपकी लोकल प्रेफरेंस स्टोर करती है। यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्लॉड किन एक्शंस के लिए हमेशा परमिशन मांगेगा, किन एक्शन को एक्चुअली ऑटोमेटिकली अलाउ किया जा सकता है और किन एक्शंस को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट रखना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोकल कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब जो चेंजेस आप यहाँ करते हैं वो सिर्फ आपके सिस्टम पर अप्लाई होती है। अगर इसी रिपोजिटरी पर और डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं तो उनकी सेटिंग्स अलग हो सकती है और इसी वजह से हर डेवलपर अपनी कंफर्ट लेवल और वर्कफ्लो के हिसाब से क्लाउड कोड को कॉन्फ़िगर कर सकता है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप क्लाउड कोड यूज करना अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट परमिशन सेटिंग के साथ ही काम कीजिए। पहले समझिए कि क्लाउड किस टाइप के एक्शंस के लिए परमिशन मांगता है और उसके बाद जब वर्कफ्लो क्लियर हो जाए आपको, तब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परमिशन को कस्टमाइज कर सकते हो। अब तक हमने देखा कि क्लाउड कोड आपके लोकल प्रोजेक्ट्स के साथ काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर ही नहीं होता। कई बार हमें एक्सटर्नल सर्विसेज के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि गिटहब, जीरा, स्लैक या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ।
और यहीं पर एपीआई इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है। अगर एपीआई टर्म आपके लिए नई है, तो इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते हैं। आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट के किचन से बात नहीं करते, आप ऐप के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऐप रेस्टोरेंट तक वो रिक्वेस्ट पहुंचाती है और फिर रिस्पॉन्स वापस आपको मिलती है। एपीआई भी कुछ इसी तरह का काम करती है। ये दो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच कम्युनिकेशन का मीडियम होती है। अब क्लाउड कोड के कंसेप्ट में इसका मतलब क्या हुआ? तो वो सिंपल है। अगर क्लाउड को किसी एक्सटर्नल टूल या सर्विसेज के साथ काम करना है, तो वो एपीआई के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। अगर एग्जाम्पल देखें, तो गिटहब से रिपोजिटरी की इंफॉर्मेशन लेनी हो, जीरा से इशू डिटेल्स एक्सेस करनी हो या किसी और एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट करना हो, तो एपीआई ही उस कम्युनिकेशन का मीडियम बनती है। फिलहाल इतना ही समझना काफी है। एपीआई इंटीग्रेशन का मतलब है कि क्लाउड कोड को एक्सटर्नल सर्विसेज के साथ कनेक्ट करना, ताकि वो सिर्फ आपके लोकल प्रोजेक्ट्स तक ही लिमिटेड ना रहे। लेकिन अगर हर टूल की एपीआई अलग है, हर सर्विस का इंटीग्रेशन अलग है, तो क्लाउड इन सब के साथ एफिशिएंटली कैसे काम कर सकता है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है एमसीपी, यानी मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो एमसीपी एक कॉमन स्टैंडर्ड है जो एक्सटर्नल टूल्स के बीच कम्युनिकेशन को ईजियर और मोर कंसिस्टेंट बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमसीपी एपीआईज को रिप्लेस करता है। ये सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका प्रोवाइड करता है, ताकि अलग-अलग टूल्स के साथ इंटरैक्शन करना और उनके साथ काम करना आसान हो जाए। अगर फ्यूचर में आप क्लाउड कोड को गिटहब, जीरा, डेटाबेस या किसी और एमसीपी सपोर्टेड टूल के साथ यूज करते हैं, तो एमसीपी ही इंश्योर करता है कि ये कम्युनिकेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो। बिगिनर के लिए फिलहाल इतना समझना ही काफी है कि एपीआई कम्युनिकेशन का मीडियम है और एमसीपी उस कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने का एक तरीका है। जैसे जैसे आप क्लाउड कोड और एडवांस वर्कफ्लो एक्सप्लोर करोगे, आपको एमसीपी की इम्पोर्टेंस भी क्लियरली समझ आएगी। अब एंड में बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस की, जो क्लाउड कोड यूज करते वक्त आपके वर्कफ्लो को और भी एफिशिएंट बनाती है। तो सबसे पहली बात, क्लाउड को जितना बेटर कॉन्टेक्स्ट दोगे, उतनी ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगी। इसीलिए सिर्फ ये मत लिखिए कि बग फिक्स कर दो। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए कि इशू क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरी बात, क्लॉड के सजेशंस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए। चाहे एआई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फाइनल रिव्यू हमेशा डेवलपर या फिर क्यूए इंजीनियर का ही होना चाहिए। तीसरी बात अगर समझे, तो बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके करिए। इससे क्लाउड को भी टास्क समझने में आसानी होती है और आपको भी बेटर कंट्रोल मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो पहले क्लाउड को प्रोजेक्ट समझने का टाइम दीजिए। जितना अच्छा प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट होगा, उतना ही रेलेवेंट उसके सजेशंस होंगे। और फाइनली, क्लाउड कोड को एक रिप्लेसमेंट की मत देखिए। ये आपका असिस्टेंट है जो रिपीटेटिव काम को फास्ट कर सकता है, आइडियाज दे सकता है, कोड एक्सप्लेन कर सकता है और डेवलपमेंट और टेस्टिंग वर्कफ्लो को काफी एफिशिएंट बना सकता है। लेकिन फाइनल डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी ही रहेगी। अगर आप इन सिंपल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, तो क्लाउड कोड के साथ काम करना काफी स्मूथ और प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस बन जाता है। अब बस एक फाइनल क्वेश्चन आता है कि क्या क्लाउड कोड एक्चुअली यूज करना चाहिए? मेरी रिकमेंडेशन काफी सिंपल है। अगर आप डेवलपर है, क्यूए इंजीनियर है, ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं या रेगुलरली कोड प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो क्लाउड कोड डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेटिव टास्क को फास्ट कर सकता है, एग्जिस्टिंग कोड को एक्सप्लेन कर सकता है, बग्स इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प कर सकता है और ओवरऑल डेवलपमेंट और टेस्टिंग वर्कफ्लो को काफी एफिशिएंट बना सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और अभी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स ही सीख रहे हैं, तो पहले आप फंडामेंटल पर ही फोकस कीजिए।
एआई को लर्निंग का रिप्लेसमेंट मत बनाइए, उसे एक लर्निंग पार्टनर की तरह यूज कीजिए। अगर आपने आज की वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा है, तो अब आप क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना ही नहीं जानते, बल्कि ये भी समझ गए हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अब आप जब क्लाउड कोड को यूज करेंगे, तो सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने तक लिमिटेड नहीं रहेंगे आप उसे अपने डेली वर्कफ्लो का एक प्रोडक्टिव पार्ट भी बना पाएंगे। तो उसी के साथ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमएप फैमिली को ज्वाइन करो। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हो या इसे ट्राई करने वाले हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की ट्राई करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी क्यूए में इंटरेस्ट है, तो उन्हें भी शेयर करो, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।